Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्य सोशियो अकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन है, सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में संस्कृति को वर्गीकृत किया है, चेतनात्मक, विचारात्मक, आदर्शात्मक या अनुकूलनात्मक। कौन सी संस्कृति इन्होंने बताई है यह हमें बताना है। तो सामाजिक परिवर्तन में सोरोकिन 3 तरह की संस्कृति की बात करते हैं। एक होती है आपको चेतनात्मक संस्कृति, दूसरी होती है आदर्शात्मक संस्कृति और तीसरी होती है आपको विचारात्मक संस्कृति। चेतनात्मक संस्कृति अर्थात जिसमें आपको भौतिकवाद ज़्यादा हो, विचारात्मक संस्कृति जहाँ आध्यात्मिक मूल्य ज़्यादा हो और आदर्शात्मक संस्कृति बैलेंस होता है जहाँ दोनों का इन दोनों का जहाँ बैलेंस होता है वो हो जाती है आदर्शात्मक संस्कृति। अब बात करते हैं चेतनात्मक संस्कृति है भौतिकवाद सबसे ज़्यादा कहाँ इस समय देखने को मिलता है, यूएसए अमेरिका की तरफ। आध्यात्मिक संस्कृति इंडिया में जैसे जगहों पे देखने को मिलती है, लेकिन अब क्या है, इंडिया के कल्चर में चेंज आ रहा है और यह धीरे धीरे भौतिकवाद की तरफ बढ़ते हुए आदर्शात्मक स्थिति में आ रहा है। और अमेरिका की एग्जाम्पल देते हैं, भौतिकवाद क्या है, चरम पर है। अब क्या होगा, जब इसमें चेंजिंग आएगा तो यह आदर्शात्मक संस्कृति की तरफ बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे विचारात्मक संस्कृति की तरफ बढ़ेगा। तो ये क्या है, संस्कृति का आगा पीछा होता है और संस्कृति सामाजिक जो परिवर्तन है ये एक पेंडुलम की भांति एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बार बार आती जाती रहती है। इसलिए सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को पेंडुलम का सिद्धांत भी कहते हैं। पेंडुलम का सिद्धांत कहते हैं। सोरोकिन के इस सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को सीमा का सिद्धांत भी कहते हैं। सीमा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लिमिट। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के अंतर्निहित स्रोत को कारण माना है। सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित स्रोत। सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सोरोकिन की मुख्य बातें हैं, इनकी बुक की भी चर्चा कर लेंगे, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, जिसमें यह सामाजिक परिवर्तन की चर्चा करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट का आंसर कौन सा हो जाएगा, चेतनात्मक, विचारात्मक और आदर्शात्मक तीनों संस्कृति हमारी देखने को मिलती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आई थिंक आप इस चीज़ को क्लियर हो गया होगा कि सामाजिक परिवर्तन में सोरोकिन क्या बताना चाहते हैं और क्या उनसे संबंधित सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा हो गया यहाँ सी, 1, 2 एंड 3 तीनों इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, कथन सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संगठन में घटित होते हैं और उसका कारण क्या कहता है कि सामाजिक संगठन सामाजिक परिवर्तन का फल है। तो यह हमें बताना है कि कौन सा कथन और कारण है। यहाँ हो जाएगा कारण, कौन सा सही है। तो कहता है कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संगठन में घटित होता है। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि सामाजिक संगठन क्या होता है, सामाजिक संगठन इक्वल टू सामाजिक संरचना और प्रकार, दोनों मिलके सामाजिक संगठन का निर्माण करते हैं। तो अर्थात जब यहाँ परिवर्तन होगा तो सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा, ए सही है। सामाजिक संगठन सामाजिक परिवर्तन का फल है, यह नहीं, यह गलत बात है कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संगठन क्या है, सामाजिक परिवर्तन के कारण ही सामाजिक संगठन का निर्माण होता है, यह गलत बात है। तो ए सही है और आर गलत है। तो आंसर हमारा हो गया 2 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, सामाजिक परिवर्तनशीलता के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। ए मानव व्यवहार की अनुकूलनशीलता, बी नेतृत्व, सी व्यक्ति की भूमिका, डी धर्म। तो यहाँ क्या करें कि सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कौन सा नहीं है। तो मानव व्यवहार जब अनुकूलन किसी चीज़ से करेगा तो वो निश्चित है कि उसमें परिवर्तन आएगा, जैसे सात्मीकरण हुआ, परसंस्कृतिकरण हुआ, आपको समायोजन हुआ। तो ये सभी जो क्रियाएं हैं
अंतःक्रियाएं हैं वो क्या है, अनुकूलनशीलता के कारण ही संभव हो पाती हैं। तो यहाँ क्या है, जिससे क्या होगा, परिवर्तन होगा। बी, नेतृत्व, इसके कारण भी सामाजिक परिवर्तन होता है। व्यक्ति की भूमिका निर्भर करती है। धर्म क्या है, इसके कारण सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि धर्म व्यक्ति को यथास्थिति बनाए रखने की सुझाव देता है। तो 3 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, समाज में निश्चित विशेष परिवर्तन लाने के लिए सुविचारित प्रयास को कहा जाता है। ए, नियोजित परिवर्तन, बी, प्रगति, सी, विकास, डी, उद्विकास। तो यहाँ सभी क्या है, सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप हैं। उद्विकास की बात कौन करते हैं, स्पेंसर करते हैं। स्पेंसर से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ डिटेल में इसकी सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। उद्विकास में क्या कहते हैं कि समाज पहले क्या था, सरल था, सरल से जटिलता की ओर बढ़ता है धीरे धीरे। और यह विकास जो है, यह परिवर्तन क्या है, एक सीधी रेखा में होता है। उद्विकास में निश्चित दिशा होती है, निश्चित परिवर्तन होता है, यह प्राकृतिक परिवर्तन होता है, नेचुरल होता है, और प्लस मूल्य तटस्थ होता है, क्योंकि यह स्वयं से प्रक्रिया चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है, और यह निरंतर प्रक्रिया है। तो उद्विकास की सभी गुण हैं, इसे आप लिख सकते हैं, पूछ सकता है। विकास की बात करें तो यह सदैव ऊपर की ओर होने वाली प्रक्रिया, अर्थात व्यक्ति जिस स्थिति में है, समाज जिस स्थिति में है, सदैव अपने से आगे एक अच्छी स्थिति में पहुंचने की, अच्छी स्थिति में पहुंचने की का संकेत है। और यह क्या है, यह विकास क्या है, जैसे पूरे समाज पर लागू होता है, समाज पर लागू होता है। प्रगति की बात करें तो प्रगति मूल्यों से युक्त होती है, मूल्य इसमें समाहित होते हैं, और इच्छित मूल्य होते हैं, अर्थात किसी विशेष लक्ष्य को ध्यान में रखकर जब हम कोई चीज़ प्रयास करते हैं परिवर्तन लाने का, तो वो प्रगति कहलाती है, अर्थात किसी विशेष पक्ष से संबंधित होती है, विशेष पक्ष से संबंधित होती है। और इसी का एक स्वरूप हो जाता है नियोजित परिवर्तन, अर्थात प्लान्ड। हम कोई विशेष लक्ष्य को निश्चित सीमा के अंतर्गत, जिसकी सीमा निश्चित हो, समय सीमा निश्चित हो, और सोच समझ कर जिसमें हम प्रयास करते हैं, सोच समझ कर परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो वो हमारा क्या कहला जाएगा, नियोजित परिवर्तन कहलाता है। क्या कह रहा है, सुविचारित, अर्थात हम सोच समझकर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो नियोजित परिवर्तन कहलाता है। यह प्रगति के अंतर्गत ही आता है। आपको एक एग्जाम्पल बताना है जो हमारे नियोजित परिवर्तन का, प्लान्ड चेंज को एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताना है। तो 4 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत का समर्थन करता है। यहाँ 4 समूह दिए हुए हैं, जो समाजशास्त्री हैं उनके नाम दिए हुए हैं। यह हमें बताना है कि कौन से रेखीय सिद्धांत से समर्थन करते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत है वो 2 भागों में है मुख्य रूप से, एक होता है रेखीय और दूसरा होता है चक्रीय। रेखीय को ही उद्विकासीय सिद्धांत भी कहते हैं, और चक्रीय तो चक्रीय है ही। उद्विकासीय में और रेखीय में ये कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, एक सीधी रेखा में होती है, और वहीं चक्रीय को मानना है कि सामाजिक परिवर्तन एक चक्र के रूप में होती है। समाज एक स्थिति से दूसरी स्थिति में आता है और पुनः फिर उसी स्थिति में आ जाता है परिवर्तन के क्रम में। तो अब हमें बताना है रेखीय सिद्धांत और चक्रीय। चक्रीय में नोट कर लीजिएगा परेटो, सोरोकिन और टायनवी स्पेंगलर। इन 4 नाम को याद रखिएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि ये चारों लोग ही मुख्य रूप से चक्रीय सिद्धांत से संबंधित हैं। तो चक्रीय सिद्धांत में परेटो आ गए। परेटो कहते हैं अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत देते हैं, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत देते हैं, सर्कुलेशन ऑफ एलिट। सोरोकिन थ्योरी ऑफ लिमिट या पेंडुलम सिद्धांत देते हैं, अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा। टायनवी
द स्टडी ऑफ हिस्ट्री बताते हैं, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, जिसमें ये बताते हैं कि किस तरह से बहुत सारी सभ्यताएं हैं, चुनौतियों प्रत्युत्तर का सिद्धांत देते हैं। स्पेंगलर द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, जिसमें कहते हैं स्पेंगलर की, याद रखिएगा कि यह सामाजिक परिवर्तन क्या कहते हैं, एक ऋतुओं की भांति है। जिस तरह से ऋतु चेंज होते हैं, मौसम चेंज होते हैं, उसी तरह से हमारे समाज में भी परिवर्तन होता है, अर्थात एक साइकिल की तरह हमारे यहाँ सामाजिक परिवर्तन होता है। तो अब हम इस लिस्ट में से इन चारों के नाम अगर छांट लेते हैं तो हमारे आंसर मिल जाएंगे। टाइनवी यहाँ है तो अर्थात ये रेखीय नहीं होगा। दूसरा यहाँ परेटो आ जाते हैं तो ये भी रेखीय नहीं होंगे। यहाँ भी परेटो हैं तो नहीं होंगे। तो हमारा आंसर 5 का हो गया डी। काम्ट, हाबहाउस और मार्क्स ये सभी क्या हैं, रेखीय सिद्धांत से संबंधित है। 5 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण नहीं है। यह हमें बताना है कि औपचारिक अभिकरण नहीं। औपचारिक क्या होगा, जिसमें लिखित होंगे, लिखित नियम कानून होंगे, तो वो सभी क्या हो जाएंगे, औपचारिक हो जाएंगे। तो स्कूल, फैक्ट्री और न्यायालय ये सभी क्या है, औपचारिक के एग्जाम्पल्स हैं। अनौपचारिक में आ जाएंगे आपको परिवार। तो आंसर हो गया हमारा यहाँ सी। तो अनौपचारिक जो अभिकरण है अर्थात सामाजिक नियंत्रण के जो साधन हो सकते हैं वो क्या है, परिवार हो सकता है। सामाजिक नियंत्रण की बात करें तो इसके सबसे पहले इसकी चर्चा रास करते हैं। इनकी पुस्तक आती है सोशल कंट्रोल, 1901 में आती है इनकी बुक सोशल कंट्रोल। किम्बल यंग एक नाम आता है, किम्बल यंग, जो कहते हैं कि सामाजिक नियंत्रण को 2 भागों में बांटते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। नोट कर लीजिएगा, सब आपके काम आ सकते हैं। वहीं हम बात करें कूले महोदय की तो चेतन और अचेतन नियंत्रण की बात करते हैं। चेतन सामाजिक नियंत्रण और अचेतन सामाजिक नियंत्रण। चेतन और चेतन की बात एक और बताते हैं, वो हैं आपको बर्नार्ड महोदय। बर्नार्ड, ध्यान दीजिएगा, कूले और बर्नार्ड इनका जो वर्गीकरण है सामाजिक नियंत्रण का एक जैसा है। अब हम मैनहिम की बात करें, मैनहिम तो वह कहते हैं सामाजिक नियंत्रण को 2 भागों में, आपको प्रत्यक्ष नियंत्रण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। वहीं लेपियर की बात करें तो लेपियर महोदय बताते हैं आपको सत्तावादी नियंत्रण और लोकतांत्रिक नियंत्रण। गुरविच एवं मूर एक और नाम आ जाता है आपको, गुरविच एवं मूर, जो ये बताते हैं 3 तरह के संगठित नियंत्रण, असंगठित और सहज नियंत्रण। तो 3 तरह के नियंत्रण की ये बात करते हैं, लिख लीजिएगा। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह मैचिंग में भी पूछ सकता है कि किसने कौन सी बताई है, या अलग से क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। तो नियंत्रण को जितने प्रकार हैं ये मुख्य रूप से इतने ही प्रकार हैं। इस तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ऐसी अच्छी जानकारियाँ बहुत सारे लोगों को मिल सके। लाइक और बिल्कुल पॉजिटिव कमेंट करना ना भूलें। तो 6 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, मार्क्स के कथनानुसार वर्ग संघर्ष में किन 2 वर्गों के बीच संघर्ष होता है। ए पूंजीपति एवं सर्वहारा के बीच, बी शासक एवं शासित के बीच, सी शिक्षित एवं अशिक्षित के बीच, डी मालिक एवं मजदूर के बीच। तो मार्क्स क्या कहते हैं, मार्क्स एक अवधारणा देते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा देते हैं, भौतिकवाद, जिसमें यह इतिहास की व्याख्या भौतिक आधार पर करते हैं। इतिहास की व्याख्या करते हैं और यह व्याख्या किस आधार पर करते हैं, उत्पादन प्रणाली के आधार पर करते हैं। कहते हैं कि जिस तरह की उत्पादन प्रणाली रही है उसी तरह का हमारे समाज में वर्गों का निर्धारण होता रहा है। इसी के आधार पर इन्होंने 5 तरह के समाज की बात की है। आय प्रशापु, एक होता है आदिम समाज, जहाँ
उत्पादन प्रणाली क्या है, एकदम आदिम प्रकार की है, तो वहाँ कोई किसी के अंडर में नहीं रहता, सब स्वतंत्र रहते हैं। फिर दूसरा आता है एशियाई समाज, जिसमें भूमि पे क्या है, सामूहिक स्वामित्व तो होता है, सामूहिक रूप से लोग इसके जिम्मेदार होते हैं। फिर आता है आपको प्राचीन समाज, जिसमें दास और मालिक की प्रथा आती है। फिर आता है सामंतवादी समाज। फिर आता है पूंजीवादी समाज। पूंजीवादी समाज कहते हैं कि हर समाज में क्या है, वर्ग रहा है, बस ये आदिम समाज है, यहाँ वर्गहीन रहा है, वर्गहीन समाज रहा है, और ये सारे समाज क्या हैं, वर्ग समाज रहे हैं, अर्थात हर समय वर्ग उपस्थित रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में रहा। इसी में ये बताते हैं कि पूंजीवादी समाज में भी दो तरह के वर्ग आ जाते हैं, एक होता है पूंजीपति और दूसरा हो जाता है सर्वहारा वर्ग। पूंजीपति वो वर्ग होता है जिसमें उत्पादन की प्रणाली में जो साधन होते हैं, साधन संपन्न, अर्थात जिसके पास जितनी ज़्यादा साधन होते हैं उत्पादन प्रणाली, फैक्ट्री के या अन्य किसी भी उत्पादन संबंधित जो भी उसके साधन है, जो इसका मालिक होता है वो पूंजीपति होता है, और जो अपना श्रम देता है वो सर्वहारा होता है। तो 7 आंसर हमारा मिल गया यहाँ ए। इस ऐतिहासिक भौतिकवाद से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिएगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चार्ट और डायग्राम के माध्यम से सारी चीज़ें मैंने वहाँ क्लियर कट बताई हुई हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लिए उन्होंने दिया है द्वंदात्मक भौतिकवाद की अवधारणा देते हैं। द्वंदात्मक भौतिकवाद की भी अवधारणा मार्क्स की है। मार्क्स की और बात करें तो मार्क्स आपको अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देते हैं, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देते हैं। मार्क्स की बात करें तो आर्थिक निर्धारणवादी भी हैं, आर्थिक निर्धारणवादी भी हैं। कहते हैं कि पूंजीपति समाज भी जब द्वंद्व होगा, जब यह टूटेगा तो फिर कौन से समाज आएगा, साम्यवादी समाज की कल्पना करते हैं। समाजवाद आएगा फिर साम्यवाद आएगा, तो साम्यवादी समाज की कल्पना करते हैं। क्रांति को इन्होंने बताया है, क्रांति की चर्चा करते हैं। तो इस तरह से मार्क्स के संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगी, वीडियो में देखिएगा, सारी कंप्लीट जानकारी आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो 7 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ हमें मैचिंग कर, एक तरफ अवधारणाएं दी हुई हैं और दूसरी तरफ विचारक के नाम दिए हुए हैं। तो पहला क्या होता है, 3 स्तरों का नियम, यह कौन देते हैं, अगस्ट काम्ट देते हैं। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, यह स्पेंगलर का है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण कार्लमैन हीम का है, और सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण किम्बल यंग का है। अभी देखिए मैंने नियंत्रण से संबंधित जो बातें बताई वो कैसे क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ गया, नोट कर लीजिएगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आंसर तो हमारा मिल गया 1 2 3 4, जिसमें सीक्वेंस से हो 1 2, तो यहाँ आंसर हमारा हो गया सी। यहाँ मिसिंग है कुछ, यहाँ 3rd पॉइंट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 आंसर तो मिल गया हमारा सी। अब बात करते हैं 3 स्तरों का नियम। 3 स्तरों के नियम में कभी कभी ये आपको सीक्वेंस से भी पूछ लेता है, तो TMP अगर याद कर लेंगे तो यह इसका सीक्वेंस हो जाएगा। तो पहले ये कहते हैं कि क्या है, पहले धार्मिक समाज था, फिर तात्विक समाज आता है, फिर प्रत्यक्षवादी समाज आता है। काम्ट की बात करें, काम्ट यही है जो जिन्होंने विज्ञानों के संस्तरण की बात की है, विज्ञानों के संस्तरण की बात करते हैं। विज्ञानों के संस्तरण में उन्होंने क्या दिया है, MAPCBS, नोट कर लीजिएगा, MAPCBS। PCB एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, MA तो करते ही रहते हैं, और लास्ट में IS आ जाता है जो कि हमारा खुद का सब्जेक्ट है। तो MA में वो क्या है, पहले नंबर पे क्या आता है, मैथ्स आता है, फिर आता है एस्ट्रोनॉमी, फिर आता है फिजिक्स, फिर आता है केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और फिर तब आता है सोशियोलॉजी। मैथ्स का यूज़ कौन करता है, एस्ट्रोनॉमी करता है। एस्ट्रोनॉमी और मैथ्स इन दोनों का यूज़ कौन करता है, फिजिक्स करता है। फिर इन तीनों साइंस का यूज़ कौन करता है, केमिस्ट्री करता है। और इन चारों साइंस का यूज़ बायोलॉजी करता है, और इन सभी का यूज़ क्या है, हम सोशियोलॉजी में करते हैं। तो इसलिए सोशियोलॉजी को क्या कहा इन्होंने, विज्ञानों की रानी कहा, विज्ञानों की रानी। समाजशास्त्र को कौन कहते हैं, अगस्ट काम्ट कहते हैं। अगस्ट काम्ट क्या है, समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं,
समाजशास्त्र के जनक या पिता हैं। तो यहाँ सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, एकदम याद है आपके सीक्वेंस या पूछ सकता है। टीएमपी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पीसीएस और यहाँ तक कि आपके हायर और पीजीटी में तो पूछता ही है, पीसीएस में भी ये पूछा हुआ है, इसमें भी सीक्वेंस लगाने को पूछ सकता है। नोट कर लीजिएगा, सारी चीज़ें आपके काम की हैं। तो 8 का आंसर हमारा हो गया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सामाजिक परिवर्तन प्रमुख रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? ए, समूह के व्यवहार को, बी, सामाजिक संरचना को, सी, सांस्कृतिक विशेषताओं को, डी, इनमें सभी पक्षों को। तो सामाजिक परिवर्तन में क्या है, ये तीनों तरह के परिवर्तन आ जाएंगे, अर्थात समूह के व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक संरचना में परिवर्तन और सांस्कृतिक विशेषताओं में परिवर्तन, ये सभी क्या है, सामाजिक परिवर्तन के ही स्वरूप हैं। तो 9 का आंसर हमारा हो जाएगा डी। सामाजिक परिवर्तन में ये क्या होते हैं, भौतिक और अभौतिक दोनों ही पक्ष में जब परिवर्तन आता है तो ये सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। तो अर्थात हम आंसर हो गया हमारा डी। सामाजिक परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो जब हम किसी कारक को मानते हैं कि इस कारण से सामाजिक परिवर्तन हुआ तो उसे हम निर्धारणवाद कहते हैं, अर्थात सामाजिक परिवर्तन के निर्धारण में कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं, इसके लिए भी अध्ययन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अर्थात आर्थिक निर्धारणवादी कौन होते हैं, सामाजिक परिवर्तन में अर्थ को महत्वपूर्ण मानते हैं, अर्थात आर्थिक निर्धारणवादी कौन है, प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी, लिख देती हूँ, प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी कौन है, वेबलेन है। सांस्कृतिक निर्धारणवादी सुरुकीन का नाम आता है और लेस्ली वाइट का भी नाम आता है। प्रौद्योगिकी विलंबना, यह किसकी अवधारणा है, प्रौद्योगिकी विलंबना, यह मैकआइवर एवं पेज देते हैं। जनसंख्या निर्धारणवादी, जनसंख्या को इम्पोर्टेंट मानते हैं, तो वो कौन हो जाएंगे, माल्थस हो जाएंगे सामाजिक परिवर्तन में। धर्म को महत्वपूर्ण मानते हैं, वो कौन है, वेबर हैं। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल, ये जो आर्थिक निर्धारणवादी है इसको मैंने छोड़ा है, इसका आंसर आप देंगे कि आर्थिक निर्धारणवादी कौन है। तो 9 का आंसर हमारा हो गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, विचारकों का कौन समूह सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थन करता है? देखिए अभी क्वेश्चन रेखीय सिद्धांत से ऊपर पूछा था और नीचे क्या हो गया, चक्रीय सिद्धांत से संबंधित हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे इसे हल करना है। तो हमें 4 नाम याद रखना है, इसमें कौन कौन से, सोरोकिन, परेटो, टाइनवी और स्पेंगलर। तो यहाँ क्या हो गया, परेटो है लेकिन काम्ट और मार्क्स भी हैं, यहाँ काम्ट, स्पेंसर, मार्गन, सोरोकिन, परेटो, टाइनवी, ये देखिए हमारा सेट मिल गया यहाँ। तो आंसर तो हमारा हो गया सी। इन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए थे वो भी मैंने बता दिया है। काम्ट की बात करें तो काम्ट यहाँ टीएमपी कहते हैं कि समाज में जो परिवर्तन है वो रेखीय रूप में है, किस तरह से, पहले तात्विक धार्मिक समाज, फिर तात्विक समाज, फिर प्रत्यक्षवादी समाज आता है। मार्क्स इस चीज़ को कैसे बताते हैं, मार्क्स बताते हैं इस चीज़ को आय प्रसापु के माध्यम से कि समाज किस तरह से एक रेखा में परिवर्तन होता है। मार्गन की बात करें तो यह जंगली, बर्बर और सभ्य, जंगली, बर्बर और सभ्य, इस तरह से सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं। परिवार के उद विकास की भी ये बात करते हैं, परिवार के उद विकास की अवधारणा देते हैं, उद विकास की, विवाह के उद विकास की भी यह अवधारणा देते हैं, जिसमें इन्होंने 5 स्टेप बताए हैं, CPSPM, जिसको मैंने बहुत बार क्वेश्चन आंसर में बताया है आपको। स्पेंसर की बात करें तो यह सरल समाज और औद्योगिक समाज, कहीं कहीं यहाँ युयुत्सु समाज भी दे देता है। तो ये स्पेंसर का है, मार्क्स का देख ही लिया हम लोगों ने। तो इस तरह से ये सामाजिक परिवर्तन को एक रेखीय रूप में मानने वाले किस तरह से कहते हैं, और सोरोकिन, पेरेटो, टाइनवी, ये सभी चक्रीय सिद्धांत में किस तरह से समाज में परिवर्तन होता है इसको बताते हैं। तो 10 का आंसर हमारा हो गया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए निर्धारणवाद भी मैंने अभी बताया जस्ट, इससे भी संबंधित क्वेश्चन आपको आ गया। चक्रीय सिद्धांत, रेखीय सिद्धांत, किस तरह से क्वेश्चन बने, आपको अगर जानकारी रहेगी तो ये सब क्वेश्चन तो आप यूं ही आँख मूंद के भी कर सकते हैं। तो रेखीय सिद्धांत में कौन आ जाएंगे,
हाउस आ जाएंगे, चक्रीय सिद्धांत में परेटो आ गए। आर्थिक निर्धारणवाद, मार्क्स होकर लीजिए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और इसका आंसर आपको यहीं मिल गया। प्रौद्योगिक निर्धारणवाद या निश्चयवाद वेवलेन देते हैं, तो आंसर ए का 2 मिल गया, हमारा आंसर इसी में ही है। और बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। तो 11 का आंसर हमारा हो गया सी। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि ये रेखीय सिद्धांत में क्या कहना चाहते हैं, चक्रीय सिद्धांत में क्या कहना चाहते हैं, आर्थिक निर्धारणवादी और प्रौद्योगिक निश्चयवादी या निर्धारणवादी क्या कहना चाहते हैं, ये अब आप क्लियरली समझ गए होंगे। तो 11 का आंसर हम लोगों ने देखा सी। इस तरह के अच्छी जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। जिन्होंने लाइक एंड कमेंट नहीं किया तो बिल्कुल करें, पॉजिटिव कमेंट दें। आई थिंक जो आज का MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।